आप सभी को नमस्कार। स्वागत है YouTube चैनल शिक्षा शास्त्र पर। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न पत्र यूटेट 26 नवंबर 2021 के विषय में। इसके अंतर्गत आगामी परीक्षा की दृष्टि से सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी क्रम में प्रश्न 1 है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास की कुछ प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहला है प्रीनेटल पीरियड, गर्भावस्था, गर्भ से जन्म तक। इन्फेंसी, शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष तक। अडोलोसेंस, किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक। अडल्टहुड, वयस्क या प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष से अधिक। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रमुख 4 अवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन प्रमुख अवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में प्रश्न 2 है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उपचारात्मक शिक्षण या उपचारात्मक विधि। बालक के व्यवहार से संबंधित किसी समस्या का समाधान जब अध्यापक द्वारा दिया जाता है तो उसे समाधान विधि या उपचारात्मक विधि कहते हैं। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण विधि। उपचारात्मक शिक्षण एक उत्तम शिक्षण विधि है जो छात्रों को अपने मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर देती है। आगे है, यह उसे प्रेरणा की आंतरिक विधियों के द्वारा उसकी क्षमता के अनुसार उच्च मापदंड तक पहुंचाती है। यह कठिनाइयों के सतर्कतापूर्ण निदान पर आधारित तथा छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुकूल होती है। प्रश्न 3 है, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बच्चों से सहानुभूति एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 4 है, कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तियों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रायोगिक विधि। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। प्रायोगिक विधि, इस विधि में परिस्थितियों को नियंत्रित करके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, इसलिए इस विधि को नियंत्रित अवलोकन विधि, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। इसी क्रम में प्रश्न 5 है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अग्र मस्तिष्क। आप इस चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, हमारे दिमाग मस्तिष्क के 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा है अग्र मस्तिष्क, ये वाला हिस्सा अग्र मस्तिष्क कहलाता है, ये पूरा संपूर्ण हिस्सा। उसके बाद है मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य में, इसीलिए इसे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और जो पश्चिम मस्तिष्क है, मस्तिष्क का सबसे निचला भाग, यह मेरुरज्जु से भी जुड़ा हुआ होता है। इस बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मस्तिष्क के भाग, अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का 80 से 85% भाग होता है। इस भाग से संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और विचार कार्य संचालित होते हैं। यह मस्तिष्क का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसके अंतर्गत हाइपोथैलेमस द्वारा भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान और मनोभावों की अभिव्यक्ति आदि कार्य संचालित होते हैं। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, यह 4 पिंडों में बटा होता है, जिसके ऊपरी 2 पिंड दृष्टि अर्थात देखने के लिए व जो निचले 2 पिंड श्रवण अर्थात सुनने के लिए होते हैं।
तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे धड़कन, रक्तदाब इत्यादि के स्राव को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का अंतिम भाग मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ऊपरी चित्र में ये बात हमने समझ ली थी। प्रश्न 6 है, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है समवृद्धि। इसी क्रम में विकास और वृद्धि को हम समझ लेते हैं, ये पेपरों में बहुत आवश्यक हो जाता है। विकास, तो विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक मतलब उसे मात्रा में मापा जा सकता है और गुणात्मक अर्थात उसे गुणों में भी मापा जा सकता है। इसकी अपेक्षाकृत वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, इसे मापा जा सकता है। विकास की पहचान है कार्य कुशलता, कार्य करने से विकास का पता चलता है, विकास की क्षमता का पता चलता है, व्यवहार से विकास का पता चलता है। और यहीं उसकी अपेक्षाकृत वृद्धि में पहचान, उसकी वृद्धि की पहचान है लंबाई में वृद्धि या भार में वृद्धि या वजन में वृद्धि। विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता है और वृद्धि एक सीमित अवधि तक चलती है। विकास का क्षेत्र विस्तृत, बहुत बड़ा या बहुत व्यापक क्षेत्र है और वहीं वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का भाग है। तो इस चित्र के माध्यम से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि विकास और वृद्धि में मुख्यतः क्या अंतर होता है। विकास और वृद्धि से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे देखते हैं। प्रश्न 7 है, स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संवेदी स्मृति। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। स्मृति की अवस्थाएं या मॉडल। स्मृति की व्याख्या एटकिंसन और शिफरिन ने की है। इसके अनुसार स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम सांवेदिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति। सांवेदिक स्मृति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वातावरण में स्थित उद्दीपकों से जो सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होती हैं वह सर्वप्रथम सांवेदिक स्मृति में आती है। सांवेदिक स्मृति को इन विद्वानों ने सांवेदिक पंजिका या भंडार कहा है। दूसरा है अल्पकालिक स्मृति। अल्पकालिक स्मृति में जब व्यक्ति का अवधान सांवेदिक स्मृति पर होता है तब इसकी सूचना का पुनः कूट संकेतन होता है और यह सूचना इस रूप में अल्पकालिक स्मृति में जाती है। अल्पकालिक स्मृति में सूचना सामान्यतः 30 सेकंड तक रहती है। अभ्यास द्वारा यह 30 सेकंड से अधिक भी रह सकती है। अंतिम है दीर्घकालिक स्मृति। अल्पकालिक स्मृति भंडार से या सांवेदिक स्मृति भंडार से सूचनाएं अभ्यास द्वारा, निरंतर अभ्यास द्वारा दीर्घकालिक स्मृति भंडार में स्थानांतरित होती हैं। दीर्घकालिक स्मृति भंडार में सूचनाओं का भंडारण अपेक्षाकृत स्थायी होता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्लेषणात्मक चिंतन। विश्लेषणात्मक चिंतन वह चिंतन है जो सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध हो, अर्थात वैज्ञानिक तरीके से किसी भी तथ्य या कथन का विश्लेषण या व्याख्या विश्लेषणात्मक चिंतन होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न 9, मोटापा है किंतु भोजन करना चाहिए किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है। इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, उपागम परिहार द्वंद्व। इस तरीके के भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वजह से इस प्रकरण को पूरा समझ लेते हैं। उपागम परिहार द्वंद्व के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। द्वंद्व या संघर्ष, द्वंद्व 3 प्रकार का होता है। पहला उपागम द्वंद्व, दूसरा परिहार द्वंद्व और तीसरा उपागम परिहार द्वंद्व। पहला है उपागम द्वंद्व।
दो धनात्मक लक्ष्यों से उत्पन्न द्वंद्व उपागम उपागम द्वंद्व होता है। जैसे एक व्यक्ति का चयन दो पदों पर हो जाता है और दोनों पद रैंक में समान होते हैं। दूसरा है परिहार परिहार द्वंद्व। दो ऋणात्मक लक्ष्यों से उत्पन्न द्वंद्व परिहार परिहार द्वंद्व होता है। जैसे कोई बालक न तो पढ़ना चाहता है और ना ही फेल होना चाहता है। अंतिम है उपागम परिहार द्वंद्व। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लक्ष्यों से उत्पन्न द्वंद्व उपागम परिहार द्वंद्व होता है। जैसे छात्र नौकरी तो करना चाहते हैं पर मेहनत नहीं करना चाहते। इसी क्रम में प्रश्न 10 है बुद्धिलब्धि IQ का संप्रत्यय किसने विकसित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विलियम स्टर्न। बुद्धिलब्धि से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रकरण को थोड़ा सूक्ष्म तरीके से देख लेते हैं। तो बुद्धिलब्धि IQ, बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय या विचार विलियम स्टर्न ने विकसित किया था। इन्हें ही बुद्धिलब्धि का जनक माना जाता है। बुद्धिलब्धि मापन के जनक टर्मन को माना जाता है। सर्वप्रथम सन 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने प्रथम बुद्धिमापनी बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का नाम दिया गया। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ नोट्स हैं, आपके समझने के लिए काफ़ी सरल हैं, तो इन्हें मैंने संस्कृत में ही रहने दिया है। तो बुद्धि परीक्षण, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण सन 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन दोनों के सहयोग से हुआ था। बुद्धिलब्धि का सूत्र है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज अर्थात मानसिक आयु और अंश में मानसिक आयु, हर में जीवन या वास्तविक आयु गुणा 100। तो जैसे बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष तथा वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि इस प्रकार से 125 होगी। इस सूत्र में मानसिक आयु कैसे निकालेंगे इसे एक बार देख लेते हैं। जिस प्रकार से कोई 5वीं क्लास का बच्चा, 5वीं कक्षा का बच्चा कक्षा 8वीं तक के, कक्षा 6वीं तक के या कक्षा 7वीं तक के प्रश्नों का समाधान कर लेता है, या उसके जीवन में जो संघर्ष या चुनौतियां हैं, बड़े कक्षाओं तक के छात्रों के जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वह उनसे जूझ रहा होता है या उनका समाधान करने में सक्षम होता है, तो उसकी आयु अपनी वास्तविक आयु से 1 या 2 वर्ष अधिक मापी जाती है, अधिक मानी जाती है। इस तरह से उसकी जो आयु है वह 10 वर्ष या 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले की छात्र की आयु जैसे 8 वर्ष हो, तो अगर वो 6वीं 7वीं के भी प्रश्न हल कर ले रहा है, तो उसकी जो जीवन आयु है, जीवन अवधि है, वह 10 वर्ष मानी जाएगी। और इन सभी परीक्षणों को करके जो एक तालिका तैयार की गई, उनमें जैसे 125 हमारा उत्तर आया था ऊपर, तो यहाँ 125, 120 और 140 के मध्य है अति श्रेष्ठ बुद्धि। इस प्रकार से बुद्धि का वर्गीकरण किया गया और इतने प्रकार की बुद्धियों में बांटा गया। ये विशिष्ट 3 प्रकार की बुद्धि का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में मिलता है। 140 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि, 90 से 110 सामान्य बुद्धि और 70 से 80 क्षीण बुद्धि या उससे ऊपर मंद बुद्धि। इसी क्रम में प्रश्न 11 है वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यवहार का विज्ञान। इसे थोड़ा समझ लेते हैं, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान था। इस विचारधारा के समर्थनकर्ता प्लेटो, अरस्तु तथा डेकार्टे थे। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाने लगा। इसके समर्थनकर्ता पोम्पोनोजी तथा इनके शिष्य या इत्यादि लोग थे। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा गया। इसके समर्थनकर्ता थे विलियम जेम्स, विलियम वुंड और वाइब्स। 20वीं शताब्दी में वर्तमान काल तक इसे व्यवहार का विज्ञान के नाम की संज्ञा दी गई। इसके समर्थनकर्ता थे वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर।
प्रश्न 13 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। प्रश्न 14 है, कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। प्रश्न 15 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है औपचारिक संक्रियात्मक। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। औपचारिक संक्रिया की अवस्था, यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था है। इस अवस्था में 12 वर्ष का होते होते बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है, उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, उसके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसके समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती है। इसे पियाजे ने संप्रत्यय चिंतन या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग की संज्ञा दी। पियाजे के अनुसार इस आयु वर्ग में बालक सृजनात्मक व परिकल्पनात्मक चिंतन को विकसित करने लगते हैं। वह अमूर्त प्रत्ययों, जिन्हें विचार कहते हैं, उनका निर्माण करते हैं। अमूर्त और मूर्त, काफ़ी बार यह शब्द शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग किया गया है। इसे एक बार समझ लेते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक कुम्हार जो घड़ा बनाता है, वह उस घड़े का निर्माण अस्तित्व में आने से पूर्व अपने मन में कर चुका होता है। तो वह उसके मन का कल्पनात्मक घड़ा जो होता है, उसे अमूर्त रूप कहते हैं, अमूर्त विचार कहते हैं। और जब वह उसे अस्तित्व में ला देता है, जब उसे उसका निर्माण कर देता है, तो वह घड़ा उस कल्पनात्मक, उस अमूर्त रूप का मूर्त रूप होता है। इसी क्रम में प्रश्न 16 है, एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है, यह कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्य। प्रश्न 17 है, व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। तीसरा, इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सारी विशेषताएं सही हैं। प्रश्न 18 है, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रूटिंग। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, असुरक्षा एवं निर्भरता। प्रश्न 20 है, प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शित करती हैं, किस प्रकार का प्रबलन प्रदान करती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋणात्मक प्रबलन। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न आते हैं, इस प्रकरण को पूरा समझ लेते हैं। पुनर्बलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। धनात्मक पुनर्बलन, इस प्रकार के पुनर्बलन के प्रयोग से छात्रों में सकारात्मक पक्ष के साथ उनसे अनुक्रिया करवाई जाती है। धनात्मक पुनर्बलन में छात्रों को प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस उद्दीपन की प्रस्तुति करने से उनकी अनुक्रिया अर्थात उत्तर देने की क्षमता में वृद्धि होती है। धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग छात्रों में दो प्रकार से किया जाता है। पहला शाब्दिक पुनर्बलन, दूसरा है अशाब्दिक पुनर्बलन। शाब्दिक पुनर्बलन, इसमें छात्रों को शब्दों के माध्यम से प्रेरित किया जाता है, जैसे उनके उत्तर देने में उनको शाबाशी देना, अच्छा, बहुत अच्छा इत्यादि कहना। अशाब्दिक पुनर्बलन, इसमें छात्रों को बिना शब्द प्रयोग के उनके मनोबल में वृद्धि की जाती है, जैसे सही उत्तर देने में छात्र को देखना, मुस्कुराना, उनकी पीठ थपथपाना, उनके उत्तरों को श्याम पट्ट पर लिखना इत्यादि।
ऋणात्मक पुनर्बलन, इस प्रकार के पुनर्बलन में छात्रों की ऐसी अनुक्रिया को रोकने का प्रयास किया जाता है जो उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए हानिकारक होती हैं। छात्रों का ऐसा व्यवहार जो उनके शिक्षण में उनको हानि पहुंचा सकता है, उसे दूर करने के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में प्रश्न 21 है, किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है? संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक तथा स्वायत्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, फिट्स। प्रश्न 22 है, किस प्रकार के बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिगम अशक्तता। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अवधान। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। स्मृति की अवस्थाएं। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति की 3 अवस्थाओं या प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। कूटांकन या कूट संकेत, दूसरा संकलन या धारण, और तीसरा पुनरोत्पादन या पुनः स्मरण। पहला है कूटांकन या कूट संकेत। स्मृति से संबंधित यह प्रथम प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जब व्यक्ति किसी वस्तु या सामग्री का अधिगम या प्रत्यक्षीकरण करता है तो वस्तु अथवा सामग्री से संबंधित स्मृति चिन्ह बनते हैं। स्मृति को न्यूरोग्राम भी कहा जाता है। व्यक्ति सामग्री का कूट संकेतन भी आवश्यकता के अनुसार ही करता है। अगला है संकलन या धारण। यह स्मृति का द्वितीय प्रक्रिया या अवस्था है। यह प्रक्रिया कूट संकेतन के बाद संपादित होती है। संकलन प्रक्रिया में संकेतन द्वारा प्राप्त सूचनाएं मस्तिष्क में संकलित होती हैं जब तक उसका कोई उपयोग नहीं होता, अर्थात संकलन की अवस्था में स्मृति में आ चुकी सूचनाओं को कुछ समय तक धारण करके रखा जाता है। अंतिम है पुनरोत्पादन या पुनः स्मरण। यह स्मृति की तीसरी प्रक्रिया या अवस्था है। स्मृति की इस अवस्था में संकलित सूचनाओं में से उस सूचना की खोज की जाती है जो स्मृति उद्दीपक से संबंधित होती है या जिसे व्यक्ति पुनः स्मरण करना चाहता है। इसी क्रम में प्रश्न 24 है, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार की तर्कना कहलाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, निगमनात्मक तर्कना। इससे भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे एक बार देख लेते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं तथा प्राप्त उदाहरणों के आधार पर ही नियम निर्धारित किए जाते हैं। यह छात्र केंद्रित विधि है। यह मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर इत्यादि सिद्धांतों पर कार्य करती है। यह व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। निगमन विधि में पहले नियमों का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद उदाहरण के आधार पर समझाया जाता है। इस विधि को सिद्धांत प्रणाली, सूत्र प्रणाली या संश्लेषण प्रणाली भी कहते हैं। यह शिक्षक केंद्रित विधि है। इस विधि का प्रयोग उच्च शिक्षा में किया जाता है। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। इस विधि का प्रयोग गणित और विज्ञान शिक्षण में किया जाता है। प्रश्न 25 है, किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्य चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे अच्छे से समझ लेते हैं। अभिसारी चिंतन, एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर सीमित चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के विस्तार को स्थान नहीं दिया गया है। अपसारी चिंतन, जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है, तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन। प्रश्न 26 है, अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। इस चार्ट को, इस मॉडल को एक बार पूरा देख लेते हैं। तो अंतिम में शारीरिक ज़रूरत या आवश्यकता, उससे ऊपर सुरक्षा की आवश्यकता, तदात्मिकता का या संबंध, उसके बाद आत्मसम्मान, और सबसे ऊपर है स्वप्रत्यक्षीकरण। इससे भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इस मॉडल को अपने ध्यान में रखें।
इसी क्रम में प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भूख अभिप्रेरक। प्रश्न 28 है, क्षुधा, अभाव, क्षुधातिशयता तथा अनियंत्रित भोजन किस विकार समूह के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पोषण तथा भोजन विकार। प्रश्न 29 है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल मनोविज्ञान। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, शिक्षा दर्शन। क्योंकि शिक्षा दर्शन उच्च स्तरीय कक्षा के विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप निर्मित होता है और यह अत्यंत जटिल है। इसी कारण से यह बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।